Welcome to all of you in my today's session of class 9th SST, in which we are here to continue our exchange of idea on the topic, or we can say that over the topic French Revolution. अभी तक हम लोग बड़ी ही गंभीरता के साथ फ्रांसीसी क्रांति की परिस्थितियों का अध्ययन कर रहे हैं। हम क्रांति की शुरुआत की चर्चा के दौरान that how the revolution started, in that portion अभी तक हम लोग उस चर्चा के बिंदु तक पहुंचने में कामयाब हुए जिसमें I told it to you that by Louis XVI he called a conference over the increment in taxes in Versailles. वर्साई के महल में बुलाया गया, चर्चा हुई। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से प्रतिनिधि सभा के तहत कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और थर्ड स्टेट के उपस्थित सदस्य जो 300, 300 और 600 की संख्या में थे, और किस प्रकार से तृतीय स्टेट के लोगों ने राजा के सामने यह मांग रखी कि एक नागरिक एक मत, वन मैन वन वोट के आधार पर इसका फैसला लिया जाए, और लुई 16वें के द्वारा इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है, जिसके बाद तृतीय स्टेट के, थर्ड स्टेट के जो लोग थे वह बाइकॉट कर जाते हैं और वहां से निकल जाते। अब आज जो शुरुआत है, मैंने कहा था कि वहां से निकलने के बाद क्या होता है, आखिर क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, वहां से निकलने के बाद के घटनाक्रम को हम आज की कक्षा में समझें। एक्चुअली आफ्टर मूविंग आउट from the palace of Versailles, the members of थर्ड स्टेट के लोग थे, थर्ड स्टेट members, they moved toward the indoor stadium in Versailles. वहां से निकलने के बाद वर्साई के इंडोर स्टेडियम में इकट्ठे हुए। मूलतः इस चीज को टेक्निकली समझो ताकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कभी तुमको उबाऊ नहीं लगे। राजा के द्वारा टैक्सेस को बढ़ाने के लिए सभा का आयोजन होता है। प्रक्रिया सरल थी, सभा अगर अनुमोदित कर देती तो पुनः करों में बढ़ोतरी हो जाती। लेकिन तरीका क्या था कि एक एक वोट तीनों के लिए था, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और थर्ड स्टेट के, जिसको कि थर्ड स्टेट के उस वक्त के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वह नकार देते हैं कि नहीं, कैटेगरी के लिए एक वोट नहीं, पर मेंबर वन वोट, मतलब फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। यह राजन को एक संकेत होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहिए। राजा नहीं समझ पाते, लुई 16वें इस चीज को नहीं समझ पाता। नतीजा क्या निकलता है? उनका बाइकआउट कर दिया जाना, और वर्साई के इंडोर टेनिस स्टेडियम में वो लोग इकट्ठे हो। वहां इकट्ठा होने के बाद चूंकि अब जो उनका नेतृत्व हो रहा था उसमें शिक्षा जगत के प्रबुद्ध लोग भी थे, वेल एजुकेटेड पीपल, एज वेल एज रिच पीपल, समृद्ध लोग भी थे, जिसके कारण कि अब लग रहा था उन लोगों को कि अब तो हमको जो है ना सही मार्गदर्शन होना है। अब मैं अपनी बातों को, अब जो है हमारा जो
ग्रुप है वो अपनी बातों को तरीके से रख पाए। और 20 जून वह दिन था जिस दिन यह थर्ड स्टेट के लोग वर्साय के इंडोर स्टेडियम में इकट्ठा हुए। मजेदार बात यह हुई कि वहां पर इकट्ठा होने के बाद when they gathered in the indoor tennis stadium they announced about the, उन्होंने यह घोषणा कर दी कि हम नेशनल असेंबली, they considered themselves as a member of नेशनल असेंबली। उन्होंने घोषणा कर दी कि हम लोग नेशनल असेंबली हैं और शपथ ले लिया, दे टूक अ ओथ, कि जब तक यह निरंकुश राजा, जब तक यह निरंकुश राजा अपनी शक्तियों को कम करने वाला संविधान लागू नहीं करता है, तैयार नहीं करता, तब तक यह नेशनल असेंबली भंग नहीं होगी। इट मीन्स वॉट, दे वे विलिंग टू रिड्यूस द पावर ऑफ द रूलर। जो राजा थे उनकी शक्तियों को कम होना है और वह इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए कि जब तक संविधान के तहत ऐसी घोषणा नहीं होती है कि हाँ भाई राजा की शक्तियों को कम कर दिया गया, तब तक यह कुछ मानने वाले नहीं। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग what I am going to discuss, that currently what I told it to you, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग नॉन टैक्स पेयर्स थे, तृतीय स्टेट के लोग टैक्स पे करते थे। आपको जानकारी मिलनी चाहिए कि तृतीय स्टेट के जो लोग इंडोर स्टेडियम में इकट्ठे हुए थे उनके साथ दो प्रसिद्ध नाम था जिसकी चर्चा इतिहास की किताबों में हमें देखने के लिए मिलती। द फर्स्ट वन वॉज मिराबियो एंड द सेकेंड वन वॉज आबे। अभी थोड़ी देर में मैं चर्चा करूंगा कि भाई हजारों की भीड़ में मैंने यह दो नाम मिराबियो एंड आबे का क्यों लिया। ये की कंटेंट है, इसको याद रखना ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। वो उस तरह का कॉन्सेप्ट मत रखना कि बाबर और फलाने में लड़ाई हुई या हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुआ तो लिखेंगे कि घोड़ा जो है धराधर दौड़ रहा था, तलवारें टनाटन चल रही थी। बिकॉज एज अ टीचर आई हर्ड अबाउट दीज थिंग्स ऑल्सो कि लोग बिहार बोर्ड वगैरह में पन्ना भरने के लिए कुछ लिखते रहते। तो आप जब कुछ परीक्षा के दौरान लिखते हैं ना तो चीज़ें सारगर्भित होनी चाहिए, टॉपिक वाइज होनी चाहिए और कंटेंट होना चाहिए। तो जो मिराबियो और आबे का नाम है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक की कंटेंट है। क्यों है अब वो उस बात को हम लोग समझेंगे। बेसिकली कुलीन और पादरी वर्ग को तो इससे मतलब नहीं था, मतलब तो इस आंदोलन का जो था पूर्णतः नेतृत्व थर्ड स्टेट के लोग कर रहे थे। लेकिन मिराबियो जो थे उनका जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, मतलब एक व्यक्ति जो कुलीन परिवार में जन्म लिया है जिसको तमाम सुविधाएं सिर्फ जन्म के आधार पर मिल रही थी, वह भी तृतीय स्टेट के लोगों के साथ थे। आप इस चीज को समझें कि एक व्यक्ति जिसके परिवार को जिसका परिवार कुलीन परिवार के अधीन आ रहा था, जिसे न जाने राजा के द्वारा काफ़ी कितनी रियायतें मिली हुई थी, उस वर्ग का भी व्यक्ति इस आंदोलन के नेतृत्व में था और वह इस बात से सहमत थे। मिराबियो वॉज टोटली एग्रीड विथ दिस फैक्ट कि सामंती विशेषाधिकार टैक्सेस लेते थे ना कुलीन वर्ग के लोग, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द टैक्सेस फ्रॉम द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट, कि भाई सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म होना चाहिए, मतलब सामंतवाद खत्म होना चाहिए। ये मिराबियो की अपनी अभिव्यक्ति थी और वो इसी कारण तृतीय स्टेट के लोगों के साथ।
इनके साथ दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? आबे। आबे जो थे वो पादरी वर्ग से बिलोंग करते थे। आबे जो थे वो मूलतः पादरी थे, पादरी वर्ग से बिलोंग करते थे, और उन्होंने भी इस आंदोलन का साथ दिया। इनफैक्ट, what do you mean by third state? What do you mean by third state? Or we can say that what is third state? के नाम से उन्होंने पैम्पलेट भी लिखा, मतलब प्रचार पुस्तिकाएं भी लिखी। उन्होंने तृतीय वर्ग के लोगों के लिए, थर्ड स्टेट के लोगों के लिए कि वो क्या हैं, इस चीज को लेकर अपने विचारों को भी प्रदर्शित किया। एंड दैट्स द रीजन बिहाइंड टेकिंग दीज टू नेम for the starting of French Revolution। यह वह कारण है जिसके कारण कि मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मिराबियो और आबे का नाम लिया। एंड नाउ आई एम टोटली कन्विंस्ड दैट ड्यूरिंग द स्टडिंग of these things you are completely able to understand that how or in which way the movement was going on in that time। आंदोलन किस रूप से हो रहा, शिक्षा भी आ गई थी, समृद्धि भी आ गई थी, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग से जुड़े हुए लोगों का सहयोग मिलने लगा, तो स्वाभाविक है कि आंदोलन को गति तो पकड़नी थी। और यही कारण था कि जो उस वक्त क्रांति की शुरुआत हुई वह बिल्कुल सही दिशा में आगे। एंड आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल असेंबली द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट, वो लोग बिजी हो गए। व्हाट इन व्हाट? फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। वह संविधान बनाना उन्होंने शुरू कर। भीड़ इकट्ठा होती है, भीड़ नेशनल असेंबली का गठन करती है, मिराबियो और आबे का नेतृत्व मिलता है, सहयोग मिलता है, जो कि उच्च श्रेणी के दो वर्गों से आते थे, जिसका फल होता है कि नेशनल असेंबली संविधान बनाने की प्रक्रिया में जुट गई। एंड व्हेन दे वर बिजी इन राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन or for the formation of constitution, at that time the condition of France was completely panic। फ्रांस की परिस्थिति बड़ी भयावह हो रही थी, बहुत दर्दनाक परिस्थिति में पूरा राष्ट्र गुजर रहा। ड्यू टू अपोज to the ruler by the third state members, the condition was completely different at that moment। क्षेत्र शांत है, कर की लगाए जाने की बात हो रही है, उसका विरोध हो रहा है, लोग एक नए कार्य में लग गए, जिसका खामियाजा होता है कि प्राइस हाइक काफी हो जाता है। और उसी के लिए मैंने कहा था कि प्राइस हाइक का ऐसा स्वरूप हो गया कि जो उनका मेन फूड हैबिट था, डबल ब्रेड, पाव रोटी, उसकी कीमतें तक आसमान छूने लगी, उसकी कीमतें तक आसमान छूने लगती। And due to sudden increment in the prices of double bread and all, the people, those who are doing बिजनेस ऑफ डबल ब्रेड एंड ऑल, वो क्या करते हैं, जमाखोरी करने लगते हैं, चीज़ों को रखने लगते हैं कि भाई इसको जमा करके रखेंगे और हाइक होगा और बेचेंगे। मतलब क्या हो रहा है, दे आर ऑल्सो हेल्पफुल और दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन द प्राइस राइज सिचुएशन। वो प्राइस राइज को, मूल्य वृद्धि को बढ़ाने योगदान देना शुरू कर दे। पैसे नहीं है, मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, गरीब कैसे खाए। अब विद्रोह जो है ना अपने चरम रूप में जाने के लिए तैयार। कैसे?
बेकरी की दुकान में घंटों वेट करने के बाद जब लोगों को कुछ नहीं समझ में आया, दे अटैक्ड ऑन द बेकरी, दुकानों पर धावा बोल दिया। एक तरफ अब बेकरी की दुकानों पर भोजन के लिए लूटपाट मच रही थी, और उसी वक्त सम्राट लुई 16वें ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। नतीजा, जो एग्रेसिव पीपल थे, जो एकदम आंदोलनकारी थे, उग्र थे, क्रुद्ध भी, 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया, जिसकी चर्चा मैंने सिनॉप्सिस में की थी। और बास्तिल पर जो हमला कर कर उसको नेस्तनाबूद किया गया, उसके पीछे का मैंने उस वक्त आपको प्रकरण बताया था कि लड़ना नहीं था, उनका था कि लड़ेंगे, जीतेंगे और जो हथियार होगा उस पर कब्जा करेंगे, ताकि हम लोग मैन पावर के साथ साथ आर्म्स एम्यूनिशन से भी मजबूत हो। एंड दैट वाज द रीजन बिहाइंड द अटैक ओवर बास्टिल बाय द पीपल ऑफ थर्ड डिस्ट्रिक्ट। ये उनके आक्रमण के पीछे की परिस्थिति है। अब अगली कक्षा में हम इस प्रकरण से आगे बढ़ेंगे। शुरुआत, कर वृद्धि के लिए बैठक का बुलाना, तृतीय स्टेट के द्वारा बहिष्कार, इंडोर स्टेडियम में मिलना, नेशनल असेंबली का गठन होना, फिर संविधान निर्माण में व्यस्त, उपद्रव, मूल्य में बेतहाशा वृद्धि, विरोध, सेना प्रवेश को मंजूरी राजा के द्वारा, यहां तक की चर्चा आज हो गई। अगली चर्चा फिर हम अगले कक्षा में करेंगे।